हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्लास 12 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का आधा लेक्चर कवर कर लिया है। उसके आगे का जो भी लेक्चर है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमने पिछली वीडियो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के 3 पार्ट्स देखे थे, जो कि थे बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, फिजन। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किन किन तरीकों से हो सकती है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो तरीके से होती है, एक तो नेचुरल में होती है और एक आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल यानी नेचर के द्वारा जो होती है, और आर्टिफिशियल जो मैनमेड यानी हम लोग करते हैं। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन प्रोपोगेशन जो है वो रूट के द्वारा भी होती है। रूट में आ जाता है डालिया, डालबेरिया। इसमें आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं, बाकी कुछ भी ज्यादा इसके बारे में नहीं याद रखना है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस याद रखना है नेचुरल और आर्टिफिशियल में, जिसमें हमने रूट, डालिया, डालजिया और अंडरग्राउंड स्टेम में पोटैटो आ जाता है। सब एरियल वो हो जाती हैं जो आधी लैंड के ऊपर होती हैं और नीचे होती हैं। बल्बिल आ गया हमारा और लीव्स आ गया। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन की अगर बात करें, जिसमें कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग हम लोग खुद से कर सकते हैं, और माइक्रो प्रोसेसन। ठीक है, ये सारी प्रोसेस आर्टिफिशियली हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं। आप लोग इसमें बस एक एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, बाकी इसमें नेचुरल वेजिटेशन का एग्जाम्पल याद रखना है, आर्टिफिशियल तो हमको पढ़ना भी नहीं है इसमें। ठीक है, इतना ही आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्पोरुलेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर का। इसमें क्या होता है ना कि अभी फिलहाल हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो ए स्पोरुलेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें स्पोर्स बने। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब स्पोर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो उन्हें हम स्पोरुलेशन कहते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं। एक बनते हैं जू स्पोर्स और एक बनते हैं कोनिडिया। जू स्पोर्स और कोनेडिया। ठीक है, जो स्पोर जो होता है वो ज्यादातर करके हमें एल्गी में देखने को मिलते हैं, कोनोडिया फंगाई में देखने को मिलते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस याद रखना है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ हमको नहीं पढ़ना है। एल्गी फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है, एंडोजीनियस होता है। फंगाई नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल और एक्सोजीनियस होता है। स्पोरुलेशन में इतना ही हमें पढ़ना था। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना कि सेक्सुअल, इसमें तो नॉर्मल हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं क्या होता है ना। जनरेशन वगैरह बनती है, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने तरीके के ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बट अब हमें इसमें ये देखना कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है ना, वो दो टाइप के एनिमल्स में होता है, यानी कि दो टाइप के ऑर्गेनिज्म में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सेम ऑर्गेनिज्म में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। एक सीजनल ब्रीडर होता है और एक कंटिन्यूअस ब्रीडर होता है। जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर उनका सीजन होता है रिप्रोड्यूस करने का। वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर कोई एनिमल है जो गर्मी में रिप्रोड्यूस करता है तो वो गर्मी का वेट करेगा और गर्मी आने के बाद में उसे रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये हमारे सीजनल ब्रीडर्स हो गए जो एक पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस ब्रीडर। कंटिन्यूअस यानी कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम कंटिन्यूअस ब्रीडर में रखते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन। बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि हमने पढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैमल्स। मैमल्स के बारे में इसमें थोड़ा सा जानकारी हमको लेना जरूरी है, बिकॉज मैमल्स के बारे में भी इसमें हमको पढ़ना और थोड़ा सा इसमें बताया गया एनसीईआरटी में मैमल्स के बारे में, तो वो भी हम उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। मैमल्स के अंदर दो तरीके की साइकिल चलती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और एक एस्ट्रस साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो प्राइमेट मैमल्स में चलती है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, मंकी। यानी कि ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें प्रॉपर तरीके से ब्लीडिंग होती है ना, प्रॉपर तरीके से ब्लीडिंग होती है। और एस्ट्रस साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसमें ब्लीडिंग तो होती ही नहीं है, तो उसे हम काऊ, हॉर्स और गोट में रखते हैं। ठीक है, ये हो गई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैमल्स के बारे में। नेक्स्ट आ गया स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेसेस होती हैं, प्रोसेस क्या होती है, फर्स्ट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टार्टिंग में गैमेट का फॉर्मेशन होगा और लास्ट में ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होगा। रिप्रोड्यूस करने के बाद में ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो उसके बीच का जो प्रोसेस होता है उसे हम स्टेप्स में रखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 तरह के स्टेप्स होते हैं। पहला हो गया प्री फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि गैमेट बनेगा। सबसे पहले रिप्रोड्यूस करने के बाद में क्या होता है, मेल के अंदर गैमेट बन जाता है। चलो गैमेट बन गया, उसे हम गैमेटोजेनेसिस कह देते हैं। फिर वो गैमेट फीमेल के अंदर ट्रांसफर होगा। जब फीमेल के अंदर ट्रांसफर होगा तो उसे हम गैमेट ट्रांसफर कह देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर होने के बाद में फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होने से जायगोट बन जाता है, तो वो आ जाएगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन में। ड्यूरिंग में जायगोट फॉर्मेशन हो जाएगा।
फिर आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। अब एम्ब्रियो बनने के जायगोट बनने के बाद में एम्ब्रियो बनेगा, तो जायगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तो उससे हम कह देंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, और एम्ब्रियो बनने के बाद में हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया है? गैमीटोजेनेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी हमने पीछे पढ़ा है। प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले जब गैमीट बनता है तो उसे हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमीट बनता है। गैमीट एक रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर बनता है। हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सेल्स पाई जाती हैं जिसके अंदर गैमीट बनता है। मियोसाइट नाम की जो सेल्स होती हैं वो गैमीटोजेनेसिस कराती हैं, यानी गैमीट बनाती हैं। मियोसाइट नाम की जो सेल्स होती हैं वो गैमीट बनाती हैं, और गैमीट बनने के बाद में वो मियोसिस बन जाती हैं। मियोसाइट सेल्स मियोसिस बन जाती हैं। जब वो मियोसाइट सेल की कंडीशन में होती हैं तो उनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होते हैं, और जब वो मियोसिस बना देती हैं तो उनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, ह्यूमंस में बात करें तो 46 अगर देखें तो हमारी मियोसाइट सेल्स में होंगी, और उसका हाफ 23 हो जाएगा मियोसिस में। इसे हम गैमीट भी कहते हैं। एनसीईआरटी ने फिल इन द ब्लैंक्स करके एक पेज दिया हुआ है, उसमें उसने यही बताया, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं कि मियोसाइट सेल दे दिया है और मियोसिस दे दिया है। मियोसिस के नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे देगा, पूछेगा कि मियोसिस के नंबर ऑफ क्रोमोसोम देने के बाद पूछेगा कि मियोसाइट सेल्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तो आपको डबल कर देना है उसका। अगर मियोसाइट का दिया हुआ है तो मियोसिस का पूछेगा तो आपको हाफ कर देना है। बस इतना ही गैमेटोजेनेसिस में पढ़ना था। नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, हनी बी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, हनी बी जो भैया वो होता है, इसका फंक्शन वो थोड़ा अलग होता है। क्या होता है कि जो हनी बी होती है वो 3 टाइप्स की होती है। हनी बी जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। इसमें क्या, क्वीन आता है, वर्कर आता है, ड्रोन आता है। हनी बी में 3 तरीके की बी आती हैं, क्वीन, वर्कर, ड्रोन। जो क्वीन और वर्कर होती है वो दोनों फीमेल्स होती हैं, और जो ड्रोन होता है वो मेल होता है। क्वीन और वर्कर जो होती हैं वो फीमेल होती हैं, जो ड्रोन होता है वो मेल होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब ड्रोन का क्या काम होगा, ड्रोन अपना स्पर्म बना के क्वीन को दे देगा, और क्वीन फर्टिलाइज करके एग्स बना देगी, क्वीन फर्टिलाइज करके एग्स बना देगी। क्वीन जो होती है एडल्ट एज में, क्वीन के पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जब उसका ओवा क्रिएट होता है तो उसमें उसके 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। ड्रोन के पास एडल्ट एज में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, ओनली 16। क्वीन में 32 होते हैं और ड्रोन में 16 होते हैं, ये याद रखने वाली बात है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद में एग फॉर्मेशन होता है। अब एक प्रोसेस है, क्या होता है ना कि ड्रोन के पास 16 क्रोमोसोम होते हैं और क्वीन के पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसका ओवा बनने के टाइम 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो क्वीन होती है वो 2 टाइप के एग्स फर्टिलाइज करती है, 2 टाइप के एग्स देती है। एक होते हैं फर्टिलाइज एग और एक नॉन फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग तब बनता है, फर्टिलाइज्ड एग में फीमेल बनती है, तब बनता है जब ड्रोन का और क्वीन का स्पर्म और गैमेट फर्टिलाइज होकर 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बना लेता है, तब फीमेल का फॉर्मेशन होगा। और अगर नॉन फर्टिलाइज एग है तो उससे मेल का फॉर्मेशन होगा। और वो कैसे होगा, नॉन फर्टिलाइज्ड एग में क्या होगा कि जो 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ड्रोन के पास थे वो फीमेल में जाकर के फ्यूज नहीं होंगे। अगर फ्यूज होंगे तो फीमेल बना देगा, क्वीन के पास जाकर फ्यूज नहीं होंगे। अगर क्वीन के पास जाकर के 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्रोन के फ्यूज हो जाएंगे तो फीमेल बनाएगा, और अगर नहीं फ्यूज हो रहे हैं तो वो मेल ही बना देगा, क्योंकि अगर फ्यूज नहीं हुआ तो उसके पास ओवा में 16 क्रोमोसोम होंगे, और 16 किसका होता है, एडल्ट एज में मेल का होता है, तो 16 क्रोमोसोम में मेल बनेगा और 32 में फीमेल बनेगी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फेजेस। 3 टाइप्स के फेजेस होते हैं हमारी पूरी लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब से हम लोग छोटे होते हैं उसके एडल्ट यानी कि जब तक हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तब तक के एज में 3 तरीके के फेजेस पाए जाते हैं। पहला होता है जुवेनिल फेज। अगर हम ह्यूमंस पे बात करें तो उसे जुवेनिल फेज कहते हैं, और प्लांट्स की बात करें तो वेजिटेटिव फेज कहते हैं। ह्यूमंस में क्या होता है, जुवेनिल फेज में क्या होता है कि बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी कि तब बेबी पोजीशन होती है, बच्चा छोटा होता है, तब उसके पार्ट्स बॉडी के जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। और जो
प्लांट्स में होता है, तो प्लांट्स में क्या होता है कि उसकी स्टेम, रूट और लीव्स ग्रो करती हैं। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज ह्यूमंस में इसे हम मेच्योर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, पूरी तरह से ऑर्गेनिज्म मेच्योर हो जाता है तब हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। और प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट में फ्लावर का जब टाइम आ जाता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होने लगता है, तो उसे हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। थर्ड आता है सेनेसेंट फेज, इसे हम बुढ़ापा कहते हैं। तो बचपन से लेकर बुढ़ापा तक में 3 फेजेस आते हैं, जुवेनिल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज, ठीक है, ये समझ में आया। जुवेनिल फेज बचपन का फेज होता है, जब ऑर्गेनिज्म मेच्योर हो जाएगा तो रिप्रोडक्टिव फेज होगा, और जब ओल्ड एज का हो जाएगा तो सेनेसेंट फेज आ जाएगा, ठीक है, इतना। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है पार्थेनोजेनेसिस, हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वही न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन ये न्यू ऑर्गेनिज्म अगर डेवलप कर देगा तो उसमें 3 कंडीशंस होती हैं, मेल फीमेल, और मेल फीमेल दोनों भी बन सकते हैं, मेल बन सकता है, फीमेल बन सकता है, और एक ऐसी कंडीशन भी आ सकती है जिसमें मेल और फीमेल दोनों बन सकते हैं। अगर मेल बना है अनफर्टिलाइज्ड एग से तो उसे हम कहेंगे आर्नियोटॉकी, अगर फीमेल बना है तो उसे हम कहेंगे थैलिटॉकी, और अगर मेल और फीमेल दोनों बन सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन है, तो उसे हम कहेंगे एम्फीटॉकी। आपका पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का इन 2 लेक्चर्स में कवर हो चुका है, तो आप इस लेक्चर को मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा। और थैंक यू सो मच गाइज, बस इतना ही था।